जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं सरोज कुमार राय फ्रॉम ईएससी ड्रीम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं बता दूं कि अभी मेरा स्पेशल वीडियो जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में बिहार बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए है। खासकर वैसे बच्चे जो अब कुछ ही दिनों में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम में काफ़ी दिन बचे नहीं हैं और बच्चों का सिलेबस भी लगभग पूरा हो गया होगा, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस व्यू से मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आप लोग के बीच। जैसा कि हर साल ऐसा क्वेश्चंस आप लोग एग्ज़ाम में देखे होंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? इसमें ऑप्शन आपका दिया है ए 1789, बी 1491, सी 1801 और डी 1804। तो इसमें हम जानते हैं कि वर्ष 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी, अर्थात इसका ऑप्शन होगा डी। इसे एक्चुअल डेट है 21 मार्च 1804 ईस्वी को फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा लागू किया गया, जिसे नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें नेपोलियन ने अपने शासनकाल में फ्रांस के शासन व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए। अतः यह बहुत ही फेमस नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है, जो वर्ष 1804 में लागू किया गया था। 1804। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, अंकोर वाट मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए इसके बारे में अभी और भी हम लोग जानते हैं। यह मंदिर जो है 12वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो एक हिंदू मंदिर है और यह भगवान विष्णु की मंदिर है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो गया सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मन सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का सामने दिख रहा होगा 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और इसमें देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, हीगल कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं हीगल एक जर्मनी का चांसलर था, हीगल एक महत्वपूर्ण दार्शनिक था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो चलिए हीगल के बारे में कुछ और हम लोग जानते हैं। हीगल का जन्म जर्मनी में 27 अगस्त 1770 को हुआ था और यह एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक थे। हीगल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दार्शनिक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा गया है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते भी हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और चलिए इससे संबंधित और भी बातें जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। चलिए कार्ल मार्क्स के और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास कैपिटल का रचना किसने किया? तो हम लोग जानते हैं दास कैपिटल की रचना भी कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था।
और इस पुस्तक को हम लोग समाजवादियों का बाइबिल भी कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल। और यह जो पुस्तक है इसकी छपाई यानी दास कैपिटल की छपाई वर्ष 1867 में किया गया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं समाजवादियों का बाइबिल जो है वह दास कैपिटल को कहा जाता है, दास कैपिटल, दास कैपिटल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपके प्रैक्टिस सेट में, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अभी यही क्वेश्चन पीछे पूछा गया था कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अभी यहाँ पे पूछा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आप सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और आप ये भी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1828 में 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था और हम लोग राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुनर्जागरण का जनक भी मानते हैं, जिन्होंने देश में सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 1828 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दिया है क्वेश्चन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1773 ईस्वी। यह औद्योगिकरण के क्षेत्र में मशीनों के आविष्कार का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें स्पिनिंग जेनी एक महत्वपूर्ण मशीन है, जिसका आविष्कार 1773 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर होगा सी, यानी पटना। और इनका जन्म हम जाने तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जब भी आपसे पूछेगा तो पटना में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो काफ़ी फेमस है सिखों के इतिहास में। खालसा पंथ, ये हमेशा पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, खालसा पंथ, खालसा पंथ की स्थापना। ये भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे। सिखों के 10वें गुरु जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी। हम जानते हैं कि औपनिवेशिक काल में
भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी और उस समय औपनिवेशिक देशों से मजदूरों को काफ़ी कम वेतन पर गुलाम बना करके काम करवाया जाता था, जो इसमें बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भी भेजे जाते थे, जिसे हम लोग गिरमिटिया मजदूर के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिक छापाखाना का जनक हम लोग गुटेनबर्ग को मानते हैं, जिन्होंने जर्मनी में 1450 ईस्वी में छापाखाना का आविष्कार किए और इन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की, यानी इसका सही आंसर होगा डी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में कि आधुनिक छापाखाना के जनक कौन कहे जाते हैं? तो गुटेनबर्ग, जो जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रवाद की भावना से लोगों में अलगाव उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा डी। क्योंकि क्षेत्रवाद की भावना जो है लोगों में द्वेष उत्पन्न करने का भी काम करता है। इसमें हम जानते हैं कि क्षेत्रवाद की भावना जो है, क्योंकि इसमें सभी देश या सभी जन जहाँ पे रहते हैं उनका उस स्थान से विशेष अपनापन होता है और क्षेत्र के नाम पे लोगों में अलगाव उत्पन्न किया जाता है और इससे विशेष क्षेत्र को लोग अपने आप को एक अलग समुदाय, अलग क्षेत्र के समझने लगते हैं, जिससे लोगों में अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन इसमें दिया है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि संघ राज्य की ऐसा व्यवस्था होता है संघ राज्य में जिसमें दोहरी सरकार होती है। एक सरकार केंद्रीय स्तर की होती है जो राष्ट्रीय महत्व के लिए होती है, तथा दूसरी सरकार क्षेत्रीय स्तर के लिए होती है जो क्षेत्रीय महत्व को देखती है। तो इसीलिए इकहरी शासन व्यवस्था यहाँ पे इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी इकहरी शासन व्यवस्था है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 संविधान के अनुसार भारत है। तो हम जानते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, संघात्मक राज्य। क्योंकि जैसा कि हमारे संविधान में बताया गया है कि भारत एक संघात्मक देश है। कहीं कहीं हमारे संविधान में यह भी वर्णित है कि भारत एक राज्यों का संघ है, परंतु भारत के राज्य भारत से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो एक ही होगा, क्योंकि भारत एक संघात्मक राज्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका सभी आंसर जानते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी कि 50%। भारत के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा।
क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए, पेड़ बचाने से। तो हम लोग जानते हैं कि चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड जिले के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल जिले में हुआ था, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने अंगू के पेड़ों को बचाने के लिए 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ठेकेदारों का विरोध किया और पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की रक्षा की। इसीलिए इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन भी कहते हैं, जो वर्ष 1773 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। यह बहुत ही फेमस घटना है कि वर्ष 1975 में 22 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा देश में आंतरिक अशांति के कारण हुआ, जिस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, जिन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। जिस समय भारत की प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। और 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं, अर्थात इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, लक्ष्मी लिखा है, लिच्छवी होना चाहिए। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि भारत में जो प्राचीन गणतंत्रात्मक स्थान था वो बिहार का लिच्छवी गणराज्य था। ये बहुत ही फेमस है। ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले भारत से ही हुई है, और बिहार से, जो बिहार का लिच्छवी गणराज्य था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, बिहार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 19 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, और सभी जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपका कृषि आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कृषि से संबंधित सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो इसका बी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपके स्क्रीन के सामने। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, और ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक महान महापुरुष रहे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। इन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने ही कहा था कि अगर आप भारत का विकास करना चाहते हैं तो बिहार का विकास करना जरूरी है, क्योंकि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, गोवा। गोवा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर। निम्न में कौन सा मुद्रा का आधुनिकतम रूप नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जमा ये मुद्रा का रूप नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संस्थागत वित्तीय संस्थानों के उदाहरण हैं? तो इसमें संस्थागत पूछा है, तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। यह संस्थागत वित्त है, जबकि हम लोग महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार से जो भी फाइनेंशियल सहायता लेते हैं या वित्त लेते हैं या लोन लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गैर संस्थागत वित्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या व्यावसायिक बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो इसमें लगभग सभी ही सरकारी सेवा है, शिक्षा सेवा, बैंकिंग सेवा, यातायात सेवा और डी स्वास्थ्य सेवा। लगभग सभी में सरकार अपनी सेवा उपलब्ध कराती है और कुछ प्राइवेटाइजेशन एरियाज भी हैं। तो इसमें लगभग सही आंसर सभी हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में सभी आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है सभी सभी देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो 25 नंबर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के हम लोग जानते हैं मुख्य 5 अंग है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों के अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इसके मुख्यतः 5 अंग हैं। इसमें हम लोग जानते हैं, पहला अगर देखें तो 1 नंबर आपका हो सकता है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, दूसरा पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, तीसरा श्रम का स्वतंत्र प्रवाह, चौथा तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह और पांचवा व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। अवरोध यानी होता है जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उसमें कमी लाना, अर्थात जो कुछ भी नियम होते हैं उसमें कुछ छूट देना, यानी उदारीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा बी, हॉलमार्क। क्योंकि ज्वेलरी की परिशुद्धता की जो गारंटी है वो हॉलमार्क देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं और देखते हैं 27 नंबर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, ए, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये सभी जानते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पीटी नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 29 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सभी जानते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी जो है प्रत्येक साल बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है और ये बहुत बड़ी विभीषिका लाती है। और यह नदी जो है इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह अपने मार्ग बदलने में माहिर है। अभी बह रही है उत्तर में, अभी दक्षिण में बहने लगी, कोई इसकी गारंटी नहीं है कब ये दिशा चेंज कर लेगी, अतः इसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपके स्क्रीन के सामने है, दिख रहा होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। चूँकि पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर खेती किया जाता है और उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। मुंबई में सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था, जो एक प्रसिद्ध व्यवसायी काबस जी नाना भाई डभार के द्वारा लगाया गया था। और हम लोग मुंबई को सूती वस्त्र का महानगरी भी कहते हैं। सूती वस्त्र का महानगरी ये मुंबई को ही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो हम लोग जानते हैं टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे टाटा कंपनी जो है भारत की बहुत बड़ी व्यावसायिक वाहक बनाने वाली कंपनी है। और इसके वर्तमान मालिक जो है टाटा एंड सन्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो अरब सागर के तटीय इलाके में है, पश्चिमी घाट पर्वत से लगे हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार में किस नदी पर परियोजना नहीं है? तो हम लोग जानते हैं सोन नदी पर भी परियोजना है, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। और कोसी नदी घाटी परियोजना जो है बिहार और नेपाल की एक साझी परियोजना है, जबकि पुनपुन पे कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पुनपुन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग कुछ लोग गए भी होंगे यहाँ घूमने। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना, क्योंकि पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद जो है यह मानव द्वारा निर्मित आपदा है। जितनी आतंकवादी गतिविधियां होती है वो मानव का ही करा धरा होता है, मानव का ही साजिश होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। और हम जानते हैं विश्व का यह एक ऐसा देश है तुर्की, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में तथा कुछ हिस्सा एशिया महादेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो विनाशकारी भूकंप आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1934 ईस्वी में। और इसका एग्जैक्ट डेट अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा 15 जनवरी 1934। 15 जनवरी 1934 ईस्वी को भारत में एक बहुत ही बड़ा विनाशकारी भूकंप आया था। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। अगला क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है, अर्थात सुखाड़ कब होता है कृषि में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जल के अभाव में। क्योंकि जब जल नहीं मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है कि कृषि शुष्क हो जाएगा, फसलें सूख जाएंगी। तो कृषि शिकार का मुख्य जो कारक है वो जल का अभाव है। तो आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताया गया कैसा लगा, आप लोग कमेंट करें और अपना राय दें कि वीडियो में और भी अधिक अगर कोई सुधार करना हो
और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखें, ये ज़रूर ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कारगर साबित होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।